प्रीवियस वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, सो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस in which the end product of digestion is absorbed by blood। यानी कि absorption एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें end product of digestion यानी कि जो digestion का end product है वो intestinal mucosa के थ्रू blood या lymph में चला जाता है। जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे 5 स्टेप्स आते हैं। पहला इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। Next, digestion, the conversion of complex food to simpler, and the third step is the absorption। अब absorption में जो end product of digestion है, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का end product ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन का end product अमाइनो एसिड, फैट्स का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स। ये किस तरीके से ब्लड और लिम्फ में जाएंगे जिससे हमारी बॉडी इनको यूज़ कर पाए, ये सेल्स में एसिमुलेट हो जाए या सेल्स इनको यूटिलाइज कर ले रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन किस किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन इसमें असिस्ट करते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये 3 तरीके से होता है, डिफ्यूजन या फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, थर्ड इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये 3 तरीके के एब्जॉर्प्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। डिफ्यूजन, ग्लूकोज का कुछ अमाउंट या अमाइनो एसिड का कुछ अमाउंट या क्लोराइड आयन का कुछ अमाउंट डिफ्यूजन या पैसिव एब्जॉर्प्शन रोल प्ले करता है, यानी कि इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, इसकी डिटेलिंग हम अभी करेंगे। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है फैसिलिटी के थ्रू होता है। अब यहाँ पे फैसिलिटी किसकी है इसकी भी हम डिटेलिंग करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होते हैं। Some amount of glucose, some amount of amino acid and sodium। जो सोडियम है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये किसी की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो जो हेल्प करता है इनको उसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। जो इनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है उनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड सोडियम, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वर्ड आया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, फैसिलिटेटेड को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं और एक्टिव एब्जॉर्प्शन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन एग्जैक्टली होता क्या है। डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि डिफ्यूजन में एग्जैक्टली क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि मॉलिक्यूल का अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। जब भी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो ये अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। It is along concentration gradient, यानी कि ग्रेडियंट के along होता है। जब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है तो यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस पर्टिकुलर में एटीपी यूज़ नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्म है हमारी बॉडी में वो क्या है, एटीपी है। तो जहाँ पे एटीपी कंज्यूम ना हो वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा। सो द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें किसी की फैसिलिटी मिलती है मॉलिक्यूल्स को जानने में। तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में यूजुअली ये हैं प्रोटीन्स,
और ये है लिपिड बाइलेयर, ये वाली है लिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच बीच में प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन। अब ये जो इंटरनल प्रोटीन है ये किसी मॉलिक्यूल को रास्ता देते हैं जाने के लिए और बिना एनर्जी के कंज्यूम किए, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी या एटीपी की जरूरत नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। बट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन आ जाता है, जो प्रोटीन सहायता करता है, यानी कि जो प्रोटीन कैरी करके ले जाता है उसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। नाम से ही एक्टिव है, इसका मतलब ये ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें एनर्जी लगेगी, यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो हमें समझने वाली बात है कि जहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो अलोंग नहीं है, यानी कि ग्रेडियंट जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है और अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, बट किसकी सहायता से जाते हैं? एटीपी की सहायता से जाते हैं। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हमें कराना किसका है? मॉलिक्यूल्स का। कहाँ से कराना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल अभी डाइजेस्ट होके इकट्ठे हो चुके हैं उनका। तो ये एक हमने विलाई ली है, इस विलाई की लाइनिंग जो है वो इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। तो यहाँ पे जो रेड कलर और ब्लू कलर की हमें दिखाई दे रही है ये ब्लड सप्लाई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो विलाइज एंड द माइक्रोविलाइज दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि जो भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो वो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाए। यहाँ पे डिफ्यूजन हम देख रहे हैं। डिफ्यूजन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमने बनाई है इंटेस्टिनल सेल्स। जो इंटेस्टिनल सेल्स हैं यहाँ पे माइक्रोविलाइज दिखाई हुई है, ये माइक्रोविलाइज है। ये ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये मान लीजिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले गए, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट गए, बिना एटीपी के गए डिफ्यूजन। उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ अमाइनो एसिड की, क्योंकि जब इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्लूकोज से अमाइनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, तो कुछ तो चले जाते हैं एक्टिवली, कुछ जाते हैं पैसिवली और कुछ जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। सबसे पहले जाएंगे नॉर्मल डिफ्यूजन से, जो नहीं जा पा रहे वो जाएंगे फैसिलिटेटेड से, और उसके बाद वो जाएंगे एक्टिवली। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। यहाँ पे अमाइनो एसिड हायर कॉन्सेंट्रेशन में थे, यहाँ से अमाइनो एसिड लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले गए, अगेन डिफ्यूजन। उसी तरीके से क्लोराइड आयंस भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, यानी कि इंटेस्टिनल लाइनिंग को क्रॉस करते हुए और ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हमने बात की सिंपल डिफ्यूजन की। कुछ ग्लूकोज, कुछ अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं और ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, यानी कि कोई फैसिलिटी यहाँ पे है और वो फैसिलिटी अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी सहायता से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे फिर से वो सारी चीज़ें, ये जो है ये फिर से इंटेस्टाइन लाइनिंग है, बट यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये है ऐसे प्रोटीन्स जो फैसिलिटी देंगे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने की। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट ग्लूकोज को मूव कौन करा रहा है? प्रोटीन्स, जिनको हम बोल रहे हैं कैरियर प्रोटीन्स, यानी कि ग्लूकोज के मूवमेंट में कौन सहायक है? कैरियर प्रोटीन। उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स भी
कैरियर प्रोटीन की सहायता से और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, यानी कि ये भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बट कैरियर प्रोटीन ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस पे आता है? कैरियर प्रोटीन पे, यानी कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए किसकी रोल है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कैरियर प्रोटीन की है। कौन से डिफ्यूजन में? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। Osmosis is the movement of water from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration through semi-permeable membrane, यानी कि पानी का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे इनको किसकी ज़रूरत है? एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, और ये मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा एक्ट कर रही है? सेमी परमेबल। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है? इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग की सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो सेमी परमेबिलिटी शो कर रही है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को आने दे रही है। बट कुछ ऐसे सॉल्यूट्स भी हैं यहाँ पे जो पानी में डिजोल्व होके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी कि ये मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ कुछ सॉल्यूट भी हैं, इनके साथ यहाँ पे कुछ सॉल्यूट्स भी हैं। तो ये जो सॉल्यूट्स हैं ये सबसे पहले वाटर में डिजोल्व होंगे और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम बोल रहे हैं इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? वाटर विद सॉल्यूट, यानी कि कुछ सॉल्यूट पानी में डिजोल्व होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाते हैं, यानी कि इंटेस्टिनल लाइनिंग से अपने आप डिफ्यूज हो जाते हैं और डिफ्यूज होके अल्टीमेटली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो पानी की सहायता से हो रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है ऑस्मोसिस। अब लास्ट जो पार्ट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जहाँ पे वर्ड आ जाता है एक्टिव, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है एटीपी की। बिना एटीपी के सहायता के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जाने थे जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग था, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स जा रहे थे तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट एनर्जी की ज़रूरत कब पड़ी? जब ग्रेडियंट बदल गया। ग्रेडियंट कब बदला? जब लोअर टू हायर आ गया। तो जब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना पड़ता है तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ग्रेडियंट अगेंस्ट हो जाता है, लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल वही कॉन्सेप्ट आएगा कि ये एंटेरोसाइट्स है, यानी कि इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, ये ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्टिवली जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें भी इनको मदद करते हैं प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो ही वहाँ पे चैनल्स क्रिएट करके और सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराते हैं, बट किसकी ज़रूरत के साथ? एटीपी की रिक्वायरमेंट के साथ। तो कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेनली ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? एक्टिव। और किसका होगा? अमाइनो एसिड का एंड सोडियम का। तो यहाँ पे सोडियम, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, इनका ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली होता है, मेनली एक्टिवली। बट कुछ ग्लूकोज फैसिलिटेटेड से भी होते हैं, कुछ ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी होते हैं। यहाँ पे जो हमें ध्यान रखनी है वो हमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और जब लोअर टू हायर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट अगेंस्ट जाता है, एटीपी कंज्यूम होते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कुछ सॉल्यूट का मूवमेंट ऑस्मोसिस की सहायता से, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और या एब्जॉर्ब होते हैं।